तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 1 ज्योग्राफी पर्यावरण, जिसका नाम है पर्यावरण। मतलब क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मतलब इसकी शुरुआत है वो एक कहानी से हुई है। तो चलिए हम इसको पहले कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें क्या है। तो उसमें हमें पर्यावरण के बारे में बताया गया। तो पढ़ते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। मतलब लंबी छुट्टियों के बाद, मतलब बहुत दिनों की छुट्टी हुई थी स्कूल की, वैकेशन हुआ होगा कोई। तो क्या हुआ, मतलब जब लंबी छुट्टी के बाद रवि जा रहा था तो उसने देखा कि स्कूल के पास का जो मैदान था उसमें खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान मतलब उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। मतलब जो मैदान था वही एक मैदान था जो उसके खेलने के लिए वहाँ पर था, और कोई मैदान इसके अलावा नहीं था। तो लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो क्या हुआ, जब रवि ने सुना कि इसमें मतलब मैदान खुदाई होगी, इसमें मैदान में खुदाई हो रही है और क्या होगा, इसमें एक फ्लैट बनेगा, बहुत ऊंची मंजिला फ्लैट बनेगा। तो रवि की आंखों से आंसू छलकने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान था वो एक, और वो हमेशा के लिए नष्ट होने जा रहा है। तो इसीलिए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, जो उसके मतलब क्लासमेट्स थे, उन सभी को बताई। और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बड़ी उदासी से कहा कि देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। प्रधानाचार्य ने भी कहा देखो किस प्रकार जो हमारा पर्यावरण है वो बदल रहा है। तो क्या हुआ, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। तो कक्षा में पहुंचकर क्या हुआ, रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि सर पर्यावरण क्या है। तो क्या उत्तर आया, जो कुछ भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण। मतलब शिक्षक ने बताया कि जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, कोई भी चीज़ जिस पे हम हाथ रखते हैं या जिसे हम देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण है। जैसे हम, कुर्सी, पंखा और जो भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पर्यावरण जो भी हमें दिख रही हैं आसपास की। तो रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन में कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि स्कूल के मैदान और ये कूड़ा करकट, सड़क, मेरे दोस्त और ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा कि हाँ, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अंग हैं, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, पठार, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। मतलब जो टीचर मतलब फर्क दिखाने लगा कि मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ों में कुछ मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दिखा रहा है, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठी सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब सबको अलग अलग कीजिए, मानव निर्मित मतलब वस्तु की वो बनाइए, सूची बनाइए। अब आगे आ रहा है, रवि परजीत जैसी मुस्तफ़ा आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। तो मतलब हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो शिक्षक ने क्या उत्तर दिया कि मतलब जो भी हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं उनकी ज़रूरतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, जो पर्यावरण हो रहा है वो बदलता जा रहा है दिन पे दिन। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पर्यावरण प्रदान करता है। तो ये कह रहा है मानव इसे प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो ये कह रहा है जो मानव जो प्राकृतिक पर्यावरण है तो इसमें कैसे परिवर्तन कर देता है। तो अभी देखिए, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को एक पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन और बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि कारखानों का निर्माण होता है। मतलब ये बता रहा है कि कार का धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है, इस पर्यावरण मतलब प्रदूषित हो जाता है। और क्या होता है, पानी को मतलब पात्र में एकत्रित करके रखा जाने लगा है, भोजनों बर्तनों को परोसे जाने लगा है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होने लगा है। तो ये सारी हमारी ज़रूरतों के कारण ही हुआ है, और इनके बिना मतलब ये सारी ज़रूरतें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, मतलब लाइफ के लिए। अब ये कह रहे हैं मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है।
इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ये कह रहा है कार मिल कारखानों वाला बर्तनों का निर्माण करता है। इससे क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है। जैसे जब कार बनी होगी तो उसके लिए भी तरह तरह की चीज़ें प्रकृति से ही ली गई होंगी। जैसे लोहा प्रकृति से ही मिलता है हमें। और कारखाने के लिए निर्माण के लिए मतलब भूमि, सीमेंट और जो भी उसकी चीज़ें बनी हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रकृति से मिलती हैं। और जब इनका मतलब प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, प्रकृति में मतलब परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पेज पर क्या दिया है। तो ये चार्ट दिया है, इसमें तरह तरह की चीज़ें दी हैं। जैसे जो प्रकृति के जो पर्यावरण के घटक हैं तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। सब देख सकते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में बताया गया है। तो इसमें इसे अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो इसे अलग अलग तरीके से मतलब वर्गीकृत किया गया है। अब ये दिखा रहा है जो प्राकृतिक होते हैं मतलब वो प्रकृति द्वारा बनाए होते हैं। सजीव में जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये सारे प्राकृतिक में आते हैं। और मानव निर्मित में जो मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाए गए, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क और क्या है, उद्योग, स्मारक, मतलब और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा। और तीसरा बता रहा है मानव, मतलब मानव निर्मित, उनके बारे में बात कर रहा है। तो जैसे मानव निर्मित क्या क्या चीज़ें हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं। एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, तो ये सारी क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। तो अब हम इनके आगे पढ़ते हैं क्या डिटेल में दिया गया है इनके बारे में। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम प्राकृतिक वातावरण में क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी वो नष्ट भी हो जाता है। और अब ये दिखा रहा है जीवीय और अजीवीय, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो जीवित प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, या जो भी जीवित प्राणी हैं वो जीवीय हैं। और अजीव मतलब जो निर्जीव वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं वो सारी क्या है, अजीवीय हैं। अब ये कह रहा है ऊपर के वार्तालाप से आप समझ पाएंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो सारी चीज़ें पर्यावरण कहलाती हैं हमारे आसपास से। अभी कह रहा है यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, जो प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब ये जो प्राकृतिक मानव निर्मित जो परिघटना है, मतलब जो घटना घटती हैं उन सभी का मिश्रण है, जो मानव मतलब घटाते हैं। क्या कहते हैं, अपने मतलब लोहा निकाल लिया, पानी ले लिया, तो क्या ये तो उनकी ज़रूरतों के अनुसार ही है, लेकिन इसकी कमी भी हो जाती है कभी कभी। अभी कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। मतलब जो पृथ्वी है उसमें दोनों चीज़ें ही पाई जाती हैं और ये प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्सा हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ये दिखा रहा है जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्परिक क्रियाएं, उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। मानवीय पर्यावरण में क्या है, मानव द्वारा मतलब जो क्रियाएं करते हैं मानव, और जो भी चीज़ों का निर्माण करते हैं और गतिविधियाँ हैं जो भी उनकी, वो सारी किसके अंदर आती हैं, वो मानवीय पर्यावरण के अंदर आती हैं। तो हम उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और मानव पर्यावरण क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं किससे, प्राकृतिक पर्यावरण से। तो ये दिखा रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, इसके बारे में अभी शुरुआत करेंगे। ये दिखा रहा है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो कौन कौन चीज़ें ज़्यादा सम्मिलित होती हैं प्राकृतिक पर्यावरण में, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाती हैं और इनके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। अब ये दिखा रहा है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से तो आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि इस क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल में। तो ये कह रहा है आप इसके बारे में पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब कुछ और जानकारी इनके बारे में हम प्राप्त करते हैं। तो अभी कह रहा है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी का क्रस्ट, मतलब जो सबसे ऊपर की जो परत है, और उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जो ठोस प्रॉपर्टी मतलब जिस पर हम रह रहे हैं, भूमि, एक प्रकार से हम कह सकते हैं भूमि को क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। अभी कह रहा है यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका है। मतलब ये क्या है, मतलब चट्टानों एवं उससे बना है, खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि ऐसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहाड़ भी होते हैं, पठार, मैदान, घाटी, मतलब सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग स्थलाकृति होती हैं। तो अभी कह रहा है ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। मतलब क्या होता है, महासागरों की सतह पर भी तरह तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अब देखो दोबारा से एक बार ये बता रहा है स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो
हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये एक प्रकार की डेफिनेशन बता रहा है स्थलमंडल के बारे में। तो ये बता रहा है स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जलमंडल क्या चीज़ है? तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे जो अलग अलग स्रोत होते हैं उसके नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि ऐसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो ये जलमंडल के बारे में बता रहा है। तो ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है और ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि, मतलब इन सारी चीज़ों से मिलकर बना है। अब ये कह रहा है ये सभी प्रणालियों के लिए आवश्यक है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना जीवन असंभव है। अब ये कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर फैली मतलब वायु की परत है, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। अब ये कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। मतलब जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो क्या करता है? मतलब वो जो चारों ओर मतलब जो इस वायुमंडल है उसको मतलब खींचे रखता है अपनी तरफ। और यह सूर्य की झुलसाने आने वाली गर्मी एवं हानिकारक कणों से हमारी रक्षा करता है। मतलब जो वायुमंडल है वो हमें सूर्य की गर्मी होती है और उसकी हानिकारक किरणों से हमें बचाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। अभी कह रहे हैं इनमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये कह रहा है इसमें कई तरह की गैस, धूल के कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं और जब भी इसमें परिवर्तन होता है तो जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ठीक, तो इनके बारे में मतलब डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। अभी कह रहा है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं। ये बता रहा है ये क्या चीज़ है? जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? इन तीनों का मिश्रण है, जल, स्थल और वायु। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर हम जैवमंडल का नाम देते हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है कि मतलब इसी पे ही मतलब पूरी पृथ्वी का जीवन संभव है। मतलब पृथ्वी का जीवन और पृथ्वी की जो जिंदगी है, मतलब जो पृथ्वी की जीवित वस्तुएं हैं उनका जीवन इसी पे ही मतलब क्या है? निर्भर है। अब इसके बाद हम पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या है। तो अब पढ़ते हैं कि पारितंत्र क्या है, मतलब इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो पारितंत्र है क्या है। तो चलिए मतलब शुरू करते हैं कि पारितंत्र क्या है। अभी कह रहा है रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपने केरल याद आ गया। मतलब क्या है? मतलब मूसलाधार वर्षा होती है एक प्रकार की, तो वर्षा हो रही है और इससे क्या हो गया? उसका केरल याद आ गया। मतलब केरल में बहुत वर्षा होती है। तो तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागान में लगातार बारिश होती रहती है। तो कह रहा है आप सब लोगों को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से बारिश होती रहती है। अभी कह रहा है तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। तो बता रहा है कि मतलब क्या है जैसलमेर में वर्षा नहीं होती है, तो ये वहाँ की स्थिति बता रहा है। और रवि कहता है कि वहाँ तो ऊँट भी तो मिलते हैं। तो अलग अलग स्थितियाँ बताई जा रही हैं। और इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। तो वो कहता है हीरा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, उसके साथ अन्य कीट भी मिलेंगे आपको, जैसे सांप, छिपकली और अन्य कीट मिलेंगे। तो रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थलों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पतियाँ एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी के एक दूसरे के साथ संबंध है? तो बिल्कुल संबंध है, शिक्षक ने कहा। मतलब इन चीज़ों के मतलब परस्पर संबंध होता है एक दूसरे के बीच में। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होती हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होती हैं। तो वो ये मतलब क्या बात कही आ रही है यहाँ पे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु मतलब एक दूसरे पर आश्रित होती हैं और क्या मतलब पर्यावरण पर भी आश्रित होती हैं। तो जीवधारियों का आपस में ये कह रहा है जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण का बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब एक दूसरे का आपस में संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं अन्य छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वही भी एक पारतंत्र बनाता था? तो इसके बारे में भी मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझाऊंगा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाली जो एक रह गई थी उसके बारे में आपको बताता हूँ।
चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब वो था, बॉक्स में दिया था पारतंत्र के बारे में, इसे मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि पारतंत्र, तो यहाँ पे पता चल रहा है पारतंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जिसमें वे निवास करती हैं। तो ये बता रहा है पारतंत्र क्या मतलब एक दूसरे के साथ परस्पर मतलब वो करना, क्या करना, क्रिया करना। तो मतलब क्या होता है, मतलब वो परस्पर क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के साथ। तो ठीक है, तो ये क्या है, पारतंत्र कहलाता है। मैं आपको इसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे क्या है, जैसे मान लो जो रेगिस्तान है, तो क्या होता है, रेगिस्तान में तो पानी बहुत कम पाया जाता है। तो ठीक है, तो क्या होता है, तो एक ऊँट होता है, तो ऊँट को इसी प्रकार मतलब उसका निर्माण हुआ है ऊँट का, कि मतलब जब भी उसमें बारिश होती है तो एक ही बार बहुत सारा पानी अपने मतलब पी जाता है। तो उससे क्या होता है, पानी की कमी नहीं होती है। तो आपस में एक क्या हुई, परस्पर क्रिया हुई। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो क्या होता है, जैसे आप देखिए क्या मतलब जो पौधे और जो मानव हैं वो क्या आपस में भी एक परस्पर क्रिया करती हैं। मतलब क्या होता है, मानव क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे देता है पेड़ों को, और पेड़ क्या करते हैं, मानव को ऑक्सीजन देते हैं। तो ये भी क्या एक परस्पर क्रिया है, और ये भी पारतंत्री कहलाएगा एक प्रकार का। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया पारतंत्र क्या है। तो मतलब क्या है, जिस स्थिति मतलब जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उसी में ही ढल जाना और एक दूसरे से आपस में संबंध बनाना क्या कहलाता है, पारतंत्र कहलाता है। तो अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि इस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे, वही भी एक पारतंत्र बनाता है। तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि क्या होता था, उनके बीच भी एक परस्पर संबंध बन गया था। तो पर वो क्या करता था, मतलब जो उस मैदान में खेलता था, रवि और उनके मतलब जो मित्र थे वो मैदान में खेलते थे आकर, और जो क्या होता था, और तो परस्पर के संबंध किस प्रकार से बना, ये मैं आपको बताऊंगा कि संबंध किस प्रकार से। तो क्या होता था, मतलब रवि जो मैदान में खेलता था और जो मैदान था वो रवि को खेलने के लिए जगह देता था। तो ये क्या हो गया, ये आपस में एक संबंध हो गया। तो अब पढ़ते हैं हम आगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मानवीय पर्यावरण के बारे में। तो उसमें दिखा रहा है मानव अपनी पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। तो क्या करता है मानव, मतलब जो अपने अनुसार जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या करता है, तरह तरह की क्रियाएं करता है और उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो ये दिखा रहा है मानव, जो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरलता एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। मतलब वो शुरुआत का मानव था, मतलब पहले आदि मानव, तो वो क्या करता था, वो भी आपस में परस्पर संबंध बना लेता था। जो भी चीज़ें प्रकृति से उसे मिलती थी तो वो ले लेता था। और अभी दिखा रहा है समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन की कई तरीके सीख लिए। तो क्या हुआ, जैसे समय बीता और तो क्या हुआ, मतलब आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जो मानव था उसने पर्यावरण के मतलब उपयोग और मतलब उसमें परिवर्तन के लिए मतलब अलग अलग तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले का मतलब पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। तो उसमें दिखा रहा है जैसे जैसे मतलब इंसान आगे बढ़ता गया तो उसने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया और तरह तरह की क्रियाएं की। तो अब इसमें एक बात आई है वस्तु विनिमय पद्धति, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब देखिए ये दिखा रहा है वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का एक व्यापार है। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता, मतलब वस्तु को अदला बदली कर ली जाती है। जैसे तुम मुझे चावल दे दो, मैं तुम्हें गेहूँ दे दूंगा, तो क्या होगा, ये वस्तु विनिमय पद्धति हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में सहज और द्रुत हो गया। तो क्या हुआ, मतलब जो सूचना क्रांति मतलब जो सूचना मतलब तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, बात करने की इधर से उधर, मतलब फ़ोन आ गया। तो क्या हो गया इससे, मतलब और भी क्या हुआ है, मतलब जो हमारा आसपास का पर्यावरण था और भी मतलब तेज हो गया धीरे धीरे करके, और उसका मतलब प्रयोग भी ज़्यादा होने लगा और मानव खुश रहने लगी। अब देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करती है। तो ये भी एक मतलब परस्पर संबंध है, ये मौसम के अनुरूप है। तो मतलब गर्मी में क्या होता है, हम रसीला तरबूज खाते हैं और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली हम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्म ठंडा का ऐसा हो जाता है। ये भी एक परस्पर क्रिया है। अब ये कह रहे हैं प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ
समरसता से रहने एवं उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये बता रहा है कि जो प्राकृतिक एवं पर्यावरण, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण है उसके बीच मतलब संतुलन आवश्यक है। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही उपयोग कर ले प्राकृतिक पर्यावरण का मानव। तो ये कह रहे हैं मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना चाहिए। मतलब बैलेंस, एक तरीके का बैलेंस रहना चाहिए और मतलब ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी दिखा रहा है रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती। खेत का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने आने वाली छुट्टियों में उसे अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो क्या मतलब उसके यहाँ पे बहुत हरियाली रहती है, क्योंकि मतलब जो मिजोरम है उसमें बहुत सारी बारिश होती रहती है, तो ये भी एक प्रक्रिया है। तो रवि ने शिक्षक मतलब जो रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बना के लाए। मतलब जो रवि ने कहा था कि आप मतलब जो बच्चे हैं वो जहाँ भी जाएंगे और उसके मतलब क्या करें, चित्र बना कर लाएं, तरह तरह के क्रियाकलाप करें। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसकी अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। और अगर आपको ये हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा मैं। और अगर आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना चाहती है तो मैं जब बना लूँगा वीडियो उसके बाद मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अगर आप बहुत लेट देख रहे हैं इस वीडियो को तो हो सकता है आपको मिल भी गई हो, तो आप यहाँ पे भी ऊपर देख सकती हैं, यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये चैप्टर आपको पढ़ने में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।